फंक्शनिंग ऑफ किडनी। बेटा अगर हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी का सिर्फ एक काम होता है और वो काम क्या है किडनी का? यूराइन फॉर्मेशन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनी? यूराइन फॉर्मेशन। और यूराइन फॉर्मेशन कब होती है बेटा? जब किडनी क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है। किडनी जब ब्लड को फिल्टर करेगी, ब्लड को फिल्टर करने से यूराइन फॉर्मेशन हो जाएगी। दैट इज द फंक्शन ऑफ द किडनी। अब हमने ये देखना है किडनी जो ब्लड को फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, यूराइन फॉर्मेशन कर रही है, इसके अंदर कौन से फंक्शनल यूनिट होते हैं? सो इसके अंदर फंक्शनल यूनिट पाए जाएंगे, दैट्स नेम इज। और एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? कितने होते हैं? 1 मिलियन, मतलब 10 लाख से जायद किस्म के नेफ्रॉन्स होते हैं। अब बेटा ये जो नेफ्रॉन यहाँ पर डायग्राम बना है, आप ये नहीं कह सकते कि जो नेफ्रॉन है वो सिर्फ और सिर्फ जो नेफ्रॉन होते हैं वो बाहर वाले हिस्से यानी कि रेनल कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि जो नेफ्रॉन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो अंदरूनी पोर्शन है जिसका नाम है रेनल मेडुला वहीं पर पाए जाते हैं। कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं जो मुकम्मल तौर पर रेनल कॉर्टेक्स में होते हैं। कुछ नेफ्रॉन होते हैं जो मेडुलरी रीजन के बीच में अंदर सेंटर जगह पे पाए जाते हैं। लेकिन कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं बेटा जिनका एक हिस्सा रेनल कॉर्टेक्स में होता है, जिसका दूसरा जो टब्यूलर पोर्शन होता है वो रेनल मेडुला में होता है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज करें बेटा मैं इस वाइट बोर्ड को डिवाइड कर देता हूँ 2 लोकेशंस के अंदर या 2 पोजीशन में डिवाइड कर देता हूँ। ये लें, ये मैंने डिवाइड कर दिया। मैं आपको कहता हूँ कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आपके पास रेनल कॉर्टेक्स के अंदर है, लेकिन ये जो नीचे वाला रीजन है ये है रेनल मेडुला। यानी कि ऊपर वाला हिस्सा किडनी के किस पोर्शन में आ रहा है? बाहर वाली साइड पर आ रहा है। और नीचे वाला कहाँ पर आ रहा है? अंदर वाला जो रीजन है वहाँ पर रेनल मेडुला में आ रहा है। अब ये काम कैसे करता है? ब्लड को साफ कैसे करेगा? बेटा सबसे बड़ी आर्टरी जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है दैट्स नेम इज एओर्टा। एओर्टा डिवाइड होगी, वो बना देगी आपके पास रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी ब्लड किसको प्रोवाइड करती है? किडनी को। और जैसे ही रेनल आर्टरी एंटर होती है किडनी के अंदर वो छोटी छोटी आर्टरील्स में डिवाइड होती है। उन आर्टरील्स का नेम क्या होता है? अफेरेंट आर्टरील्स। क्या नेम होता है? अफेरेंट आर्टरील्स। तो जो ब्लड किडनी में एंटर हो रहा है वो रेनल आर्टरी से हो रहा है, लेकिन जो नेफ्रॉन में एंटर होगा वो कैसे होगा? अफेरेंट आर्टरील से होगा। अफेरेंट आर्टरील से। अब यहाँ पर एक हमें फिजिक्स की छोटी सी एक इक्वेशन का सहारा ले लेते हैं। आपने फिजिक्स की एक इक्वेशन पढ़ी है P = F/A। अब इसमें रिलेशनशिप में देखिए जो आपके पास बेटा प्रेशर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्या होगी? कम हो जाएगी। अब यहाँ पर बेटा आप चीज़ें को ज़रा समझें। आपके पास बेटा यहाँ पर रेनल आर्टरी किडनी के अंदर एंटर हो रही है, वो हो के डिवाइड हो रही है किसके अंदर? अफेरेंट आर्टरील्स में। अब देखें जो रेनल आर्टरी है उसका जो एरिया है वो ज़्यादा है, जो अफेरेंट आर्टरील है उसका एरिया क्या है? कम है। अब अफेरेंट आर्टरील जैसे ही बेटा ये कप शेप स्ट्रक्चर बुमेन कैप्सूल में एंटर होती है, ये अफेरेंट आर्टरील्स मजीद छोटी छोटी नालियों में डिवाइड होती हैं जिसको हम नाम देते हैं दैट्स नेम इज द कैपिलरीज। और कौन सी कैपिलरीज होती हैं? ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। अब जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होती हैं यहाँ पे लिखते जाएं ग्लोमेरुलस, ये कैपिलरीज आपके पास बेटा इससे बन गई। और इधर आप मेंशन भी कर लेंगे ये ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं, ये आपके पास आ गई अफेरेंट आर्टरील्स। और ये पीछे क्या है? रेनल आर्टरी आ गया। अब आपने कहना है कि जैसे ही रेनल आर्टरी एंटर हुई किडनी में वो डिवाइड हुई अफेरेंट आर्टरील में। अफेरेंट आर्टरील डिवाइड हुई, वो उन्होंने बना दी कैपिलरीज। कैपिलरीज का जो एरिया होता है वो सबसे कम होता है। एरिया सबसे कम होने की वजह से उसके अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा पॉइंट हमने 9th क्लास में पढ़ा था, जो कैपिलरीज होती हैं उसके अंदर पोर्स होते हैं मौजूद। इज दैट होते हैं कि नहीं? पोर्स होते हैं। तो होगा इस तरह से बेटा जब ब्लड का प्रेशर इस अफेरेंट आर्टरील और ग्लोमेरुलस के कैपिलरीज में ज़्यादा होगा तो ब्लड के प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से जो ब्लड के अंदर बेटा जितने भी आपके पास कह लें कि ग्लूकोज होगी, आपके पास बेटा ब्लड के अंदर जितना भी वाटर होगा, आप आयंस की बात कर लें, साल्ट्स की बात कर लें, ये सारी की सारी चीज़ें ब्लड से निकलेंगी। और ब्लड से निकलने के बाद कहाँ पर आ जाएंगी बेटा? इस हिस्से में आ जाएंगे। जिस हिस्से का नाम क्या है? बुमेन कैप्सूल। आपके पास इसका नेम क्या है? बुमेन्स कैप्सूल। समझ आ गई बात क्या मैंने कहा?
यानी कि फंक्शनिंग ऑफ किडनी के अंदर जो सबसे पहला काम होता है वो आपके पास होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। पहला काम क्या होता है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। आपने पहले हेडिंग लिख लेनी है यहाँ पर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, फिर आपने उस हेडिंग को एक्सप्लेन भी करना है। फिर आपने एक्सप्लेन कैसे करना है? आपने कहना है एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं, when the renal artery enters into the kidney, it is divided into small tubules and these are known as the afferent arterioles. The area of the afferent arteriole is low. Due to it, the pressure of the blood in the afferent arteriole is increased. Again, afferent arteriole divides and they form a special network of ball of capillaries, and the tubules of the capillaries has the pores. Due to the high blood pressures and the pores present in the capillaries, the water, glucose, ions and salts, all these molecules out of the blood due to the high pressure of the blood pressure and due to the pores that is present in the glomerulus capillaries, and this all fluid and filtrate comes into a cup shaped structure and this one is known as a Bowman's capsule. जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो हम इसको कहेंगे, ये आपके पास बेटा जो बन चुका है, इसको नाम देंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का नाम देंगे, क्योंकि इसको ग्लोमेरुलस की कैपिलरी से निकला है ना, तो हम इसको बेटा GF का नाम दे देंगे कि आपके पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आ चुका है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो आपका पहला पॉइंट यहाँ पर ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेशन है वो एंड हो चुका है। यहाँ तक की प्रॉब्लम हुई? कंफर्म है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए था आपके जहन में कि मान लेते हैं कि आपके पास बेटा ये ग्लूकोज, वाटर, आयन, साल्ट्स, ये सारी चीज़ें ब्लड से बाहर निकल गई ड्यू टू द हाई प्रेशर और पोर्स। लेकिन पॉइंट नंबर सेकंड सोचने की बात यह है कि ब्लड के अंदर इसके अलावा भी और चीज़ें होती हैं जिसमें हम इंक्लूड करते हैं रेड ब्लड कार्पसेल्स, जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं वाइट ब्लड कार्पसेल्स, और जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं प्लेटलेट्स को। तो क्या ये जो चीज़ें हैं, ये जो स्ट्रक्चर हैं जिसको हम ब्लड सेल्स का नाम देते हैं, ये वहाँ से बाहर क्यों नहीं निकलती? द आंसर इज़ वेरी सिंपल। जवाब इसका आसान है। आप कहेंगे कि जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज होती हैं उसके अंदर जो सुराख होते हैं वो छोटे होते हैं, और ये जो जितने भी आपके पास पार्टिकल्स हैं, ये सेल्स हैं, इनका साइज़ क्या होता है? बड़ा होता है। इसी वजह से यहाँ पर जो मटेरियल निकलेगा वो ही बाहर निकलेगा जिसका साइज़ छोटा होगा, और छोटा साइज़ सिर्फ इन्हीं का होता है। इसी वजह से यही चीज़ें बाहर आ जाएंगी। इज़ दैट क्लियर? ओके। अब बेटा सेकंड जो यहाँ पर प्रोसेस का नेम होता है वो होती है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। देखें लफ्ज़ क्या लिखा गया है? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब एक चीज़ बेटा और मैं आपको कंफर्म करवा दूँ, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ ये तो वो चीज़ें हैं जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, इसके साथ साथ कुछ वेस्ट मटेरियल, जैसा कि बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिया होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिक एसिड होंगे या वेस्ट मटेरियल्स होंगे, वो भी बेटा यहाँ से बाहर निकल कर कहाँ पर आ जाएंगे? Bowman's कैप्सूल में आ जाएंगे, एंड दैट्स नेम इज द GF और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब बेटा ये जो GF होगा ये फ्लो करेगा यहाँ से प्रॉक्सिमल टब्यूल्स के अंदर, यहाँ पे प्रॉक्सिमल टब्यूल्स में फ्लो करेगा। जब ये GF प्रॉक्सिमल टब्यूल्स के अंदर फ्लो करेगा तो फ्लो करने के दौरान जितना भी मटेरियल यहाँ से फिल्टर हुआ था उस मटेरियल का 99% तक जितना भी इंपॉर्टेंट पोर्शंस होते हैं, 99% जितना भी उसका इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे वो सारे के सारे क्या कर लिए जाएंगे? रीएब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। Important contents are reabsorbed. Important contents are reabsorbed from the GF during the second steps, and this one is a selective reabsorption. लफ्ज़ है selective reabsorption। सिर्फ selective चीज़ों को reabsorb किया जाएगा, जो चीज़ें बॉडी के लिए wasteful हैं उनको reabsorb नहीं किया जाएगा। अब रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के दौरान प्रॉक्सिमल टब्यूल्स का रोल होगा, उसके साथ साथ आपके पास बेटा जो लूप ऑफ हेनले है इसका सबसे बेहतरीन रोल होता है। और लूप ऑफ हेनले का काम क्या होता है बेटा, मैं आपको सिर्फ इतना सा बता देता हूँ कि लूप ऑफ हेनले ही वो स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से आज हम सब लोग इस ज़मीन पर रहने के काबिल हुए हैं। हम सब लोग रेगिस्तान में रह सकते हैं, हम सब लोग फास्टिंग के दौरान ज़िंदा रह सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? जब हम फास्ट रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, उस वक्त हमारी बॉडी में कमी हो जाती है पानी के, क्योंकि हम पानी नहीं पीते, ना कुछ खाते पीते हैं। तो हमारी बॉडी किस तरह से हमारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है, उसमें बहुत बड़ा रोल किसका है? लूप ऑफ हेनले का है। इज़ दैट क्लियर?
चलें अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। बेटा लूप ऑफ हेनले का ना दो पोर्शन होते हैं, एक होता है बेटा आपके पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दूसरा होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। यानी कि लूप ऑफ हेनले में एक नाली नीचे की तरफ जा रही है, दूसरी नाली ऊपर की तरफ जाती है। अब बेटा जैसे ही जो जीएफ होता है वो प्रॉक्सिमल टब्यूल से लूप ऑफ हेनलेस में नीचे वाली नाली में आता है, इस नाली में आएगा तो क्या होगा बेटा, इस नाली के अंदर ना यहाँ पर पोर्स मौजूद होते हैं। इस नाली में क्या मौजूद होंगे, पोर्स मौजूद होंगे, उनको हम नाम देंगे एक्वा पोर्स का। क्या नाम देंगे, एक्वा पोर्स का। अब एक्वा पोर्स की वजह से जो पानी होगा वो बाहर निकलेगा, लेकिन क्यों निकलेगा उसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। बेटा ये जितनी भी आपके पास नेफ्रॉन है ना, इस नेफ्रॉन असल में ये मौजूद होती है, आपको पता है ना, टिश्यूज़ के दरमियान में एक स्पेशल किस्म का फ्लूइड होता है जिसका नेम क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या नेम होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये देखें बेटा मैं टिश्यूज़ के दरमियान में फ्लूइड बना रहा हूँ, ये आपके पास है आईएफ, दैट नेम इज द आईएफ यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब जैसे ही बेटा हम देखें, ऊपर है रेनल कॉर्टेक्स, नीचे है रेनल मेडुला। जैसे ही हम रेनल कॉर्टेक्स से रेनल मेडुला की तरफ नीचे जाते हैं तो नीचे जाने की वजह से बेटा जो आईएफ होता है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। देखें अब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होना शुरू हो गई। ऊपर जो रेनल कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है वहाँ पर बेटा आईएफ मैं आपको कह देता हूँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड नीचे की जानिब उसमें कंसंट्रेशन किस चीज़ की ज़्यादा हो रही है, हम कहेंगे बेटा सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है। सल्यूट की कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, साल्ट्स। क्या है, साल्ट्स। अब बेटा बाहर वाली साइड पर साल्ट्स हैं ज़्यादा, अब जो लूप ऑफ हेनले का अंदर वाला हिस्सा है यहाँ पर साल्ट्स हैं कम, तो क्या होगा, जो वाटर होगा वो अंदर से किस तरफ मूव कर जाएगा, बाहर की जानिब मूव करेगा। लेकिन किस प्रोसेस से मूव करेगा, ओस्मोसिस के ज़रिए से। क्योंकि हम कहते हैं ओस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर मूव करता है लो सल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सल्यूट कंसंट्रेशन की जानिब। अब चूंकि बेटा बाहर वाली साइड पर जो सल्यूट है वो काफ़ी ज़्यादा है, अंदर वाली साइड पर जो आपके पास लूप ऑफ हेनले की टब्यूल है उसमें है सल्यूट कम, इसी वजह से जो वाटर होगा, वाटर बेटा अंदर वाली साइड से बाहर वाली साइड पर आ जाएगा सुराखों के ज़रिए से। उन सुराखों का नाम क्या होगा, एक्वा पोर्स। लेकिन प्रोसेस कौन सा होगा वो आपने नहीं भूलना है, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है। तो बेटा आपने याद रखना है कि ओस्मोसिस के प्रोसेस के ज़रिए से जो वाटर होगा वो लूप ऑफ हेनले की जो नीचे जाने वाली टब्यूल है वहीं से बाहर निकलेगा। दो एमसीक्यूज हैं, वाटर लूप ऑफ हेनले में नीचे जाने वाली टब्यूल से ही बाहर निकलेगा, इस टब्यूल से कभी भी बाहर नहीं निकलता। दूसरी बात, किस प्रोसेस से निकलेगा, आप कहेंगे ओस्मोसिस से। ओस्मोसिस से कैसे निकलेगा उसकी रीज़न मैंने आपको बता दिया है। इज़ दैट क्लियर, पता चल गया ओस्मोसिस से कैसे निकल रहा है। अच्छा जी, अब बेटा देखें समझने की बात है कि जब जीएफ यहाँ से फ्लो करेगा, अब देखें जो ग्लूकोज वगैरह है या कुछ आइंस वगैरह हैं वो ना प्रॉक्सिमल टब्यूल्स के अंदर ही वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, यहीं पर रीअब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। कैसे रीअब्जॉर्ब किए जाएंगे, आपको अगर याद हो तो मैंने स्टार्ट पे कहा था कि बेटा आपके पास अफेरेंट आर्टरियल बनाती हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, और ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के मिलने से ये क्या एक आर्टरियल बनेगी जिसका नाम क्या होगा, इफेरेंट आर्टरियल। ये इफेरेंट आर्टरियल यहाँ से निकलेगी और निकलने के बाद बेटा ये जाके ऐसे नेटवर्क बना देगी प्रॉक्सिमल टब्यूल के इर्द गिर्द ऐसे, फिर ये प्रॉक्सिमल टब्यूल से घूमते घूमते डिस्टल टब्यूल के ऊपर भी नेटवर्क बनाएगी ऐसे। अब देखिए मैंने कहा प्रॉक्सिमल टब्यूल से ग्लूकोज और आयंस को एब्जॉर्ब कर लिया गया, क्योंकि कैसे एब्जॉर्ब किया गया, सिंपल बेटा यहाँ पर जो जीएफ था, जीएफ में जितना भी ग्लूकोज था उसको ग्लूकोज से निकाल कर इस अफेरेंट आर्टरियल के अंदर जो ब्लड था उसमें डाल दिया गया, रीएब्जॉर्ब हो गया ना। अब ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब हो गया, आयंस रीएब्जॉर्ब हो गए, वाटर रीएब्जॉर्ब हो गया, पीछे बचे साल्ट्स। अब हम चलते हैं ज़रा इसके इस पोर्शन की जानिब, लूप ऑफ हेनले के। जब हम लूप ऑफ हेनले के बेटा ऊपर जाने वाले हिस्से की तरफ बात करते हैं तो बेटा इसमें कभी भी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आप कहेंगे कि इसके अंदर एक्वा पोर्स होते ही नहीं है, एक्वा पोर्स सिर्फ यहीं पे होते हैं, इसी वजह से यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होगी। यहाँ पर बेटा क्या किया जाएगा, यहाँ पर बाकायदा एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे और एनर्जी का इस्तेमाल करके हम जो साल्ट्स होंगे उस जीएफ के अंदर उस साल्ट्स को बाहर निकाल लेंगे। यानी कि जो सोडियम के आइंस हैं, क्लोराइड के आइंस होंगे, जितने भी आइंस होंगे वो सारे के सारे इस जीएफ से निकाल कर कहाँ पर कर लेंगे, बाहर की जानिब निकाल लेंगे। समझ आ गई बात समझ में आ रही है बेटा आपको कैसे कैसे चीज़ें काम की हैं। चीज़ें सारी यहाँ पर आ गई थी, ग्लूकोज यहाँ से निकला, निकल कर वो उस
अफेरेंट आर्ट्रियूल में चला गया जो नेटवर्क बना रही है उसके इर्द गिर्द, वाटर यहाँ से बाहर निकल गया। अब पीछे क्या बचिया, साल्ट्स को बाहर निकाल लिया गया ऊपर जाने वाले हिस्से से लूप ऑफ हेनले के। लेकिन इस बार हमने इस्तेमाल किया एनर्जी को, इसी वजह से हम क्या कहेंगे कि ये प्रोसेस कौन सा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। ये आगे बेटा दूसरे एमसीक्यूज, इसमें एमसीक्यूज में बहुत बच्चे मिस्टेक्स कर जाते हैं, आपने मिस्टेक नहीं करनी, आप पूरा प्रोसीजर इसी तरह से करना है। इज दैट क्लियर? आफ्टर डैट बेटा अब जब ये सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब कर ली जाएंगी उसके बाद जो चीज़ें बचेंगी ना वो सिर्फ यूराइन होगा। जब रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद जो फ्लूइड बचेगा हम उसको क्या नाम देंगे, हम कहेंगे वो क्या है, यूराइन है। और एक तीसरा स्टेप बच जाता है बेटा, उसको हम नाम देते हैं टब्यूलर सेक्रीशंस का। क्या नेम है, टब्यूलर सेक्रीशंस का। अब टब्यूलर सेक्रीशंस में क्या किया जाएगा बेटा, आपके पास जो डिस्टल टब्यूल्स हैं और जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, अब गौर से देखिए तो डिस्टल टब्यूल के ऊपर नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का, है कि नहीं, ब्लड की टब्यूल्स का नेटवर्क है। अब ये जो नेटवर्क होगा बेटा क्या किया जाएगा, ब्लड से ना जितने भी हाइड्रोजन के आयंस होंगे जो कि ब्लड की पीएच को मेंटेन नहीं करने दे रहे, ब्लड की जो पीएच होती है बेटा ये भी याद रखिएगा, ये होती है 7.35 टू 7.45 तक इतनी मेंटेन की जाती है। लेकिन आपको पता है ना पीएच का मतलब क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो जितने भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ये आयंस होंगे, इस आयंस को क्या किया जाएगा बेटा, ब्लड से निकाल कर हम डाल देंगे किसके अंदर, यूराइन के अंदर। और जब हम ब्लड से निकाल के यूराइन के अंदर डाल देंगे हम उसको नाम दे देंगे टब्यूलर सेक्रेशंस का, क्योंकि टब्यूल्स के अंदर ही हमने वो सेक्रेशन डाली हैं। इसका बुनियादी मकसद क्या होता है टब्यूलर सेक्रेशन का, टब्यूलर सेक्रेशन आपने कहना एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें ब्लड में से हम वेस्ट हाइड्रोजन आयंस को निकाल कर यूराइन में डाल देते हैं और वो किस हिस्से में डालेंगे, आखिरी टब्यूल, आखिरी बलदार नाली में डालते हैं। इसी वजह से इसका नाम होगा टब्यूलर सेक्रेशन। इसका बुनियादी मकसद होता है ब्लड के पीएच को मेंटेन करना। तो आफ्टर डैट बेटा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो यूराइन होगा वो कलेक्टिंग डक्ट्स में चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट्स से पैपिलरी डक्ट्स, पैपिलरी डक्ट्स से रेनल पेल्विस, रेनल पेल्विस से यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड आउट ऑफ द बॉडी। इज दैट क्लियर? अब आखिर पे बेटा आपकी बुक पे एक चार्ट सा बना हुआ है, वहाँ पे देखें, टेबल ओपन करिए, वहाँ पर लिखा गया है कि एक जो ह्यूमन है उसकी बॉडी में एक दिन में कितना यूराइन प्रोड्यूस होता है। उसके बाद उसमें लिखा गया है कि उसमें 95% क्या होगा, वाटर, उसमें यूरिया कितना होगा 9.3 ग्राम्स। उसके बाद वहाँ पे बेटा क्लोराइड आयंस लिखे गए हैं, कितने हैं 1.87। उसके बाद वहाँ पर बेटा सोडियम के लिखे गए हैं। चलें ये भी बेटा आप लोग साथ में तैयार करेंगे। अब यहाँ से बेटा अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए जल्दी से।